फिट इंटू 4 बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या हो गया 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हो गया 200। यूनिट क्या हो जाएगी, आर है मीटर और पी है मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती थी याद करो, मास इंटू वेलोसिटी, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंटू आर, आर की भी मीटर होगी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, मॉड आर मॉड बी साइन थीटा। आर भी आपके सामने है, पी भी आपके सामने है, थीटा भी आपके सामने है, चेक कर लीजिए, आपका आंसर ये आना चाहिए था। चलो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से बताओ, ये है आपके सामने आर और ये है आपके सामने पी, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी, आप ही बताएं, सिखाया सबको क्रॉस प्रोडक्ट। और फिंगर को करो आर से पी की तरफ, आर से पी की तरफ फिंगर करोगे तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, बताओ, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, आर क्रॉस पी करने पे स्क्रीन से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, हाँ आर से पी की तरफ बाहर आ रहा है सर, इनवर्ट अंदर आ रहा है सर, अंदर जा रहा है मेरा तो, इनवर्ट यस, इनवर्ट चेक कर लो, आर से पी की तरफ सभी का इनवर्ट जा रहा है ना, यस सर, ठीक है, ये पहला तरीका था। एक मिनट नहीं हो पा रहा, चेक गाना इसका माउस से बेटा, एक मिनट यश चौहान को एंटर कर दूंगा। तो अंदर की तरफ जा रहा होगा सभी का थंब, आर से लेकर पी तक करोगे तो है ना, आर से लेकर पी तक अगर आप अपने कर्व फिंगर को करोगे तो थंब जाएगा अंदर, तो आपका आंसर आएगा 200 kg मीटर स्क्वायर इनवर्ट। चलिए शॉर्टकट वाला तरीका भी सिखाता हूं मैं आपको, जैसा आपका रिवीजन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 5 kg और जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4। तो मुझे अगर एल का मैग्नीट्यूड निकालना है तो याद करो क्या सिखाया था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें क्या कर देंगे, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग ये है कि सर हम फोर्स की डायरेक्शन बनाते थे, जिसके अबाउट हमें पता करना होता था टॉर्क, उससे डायरेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ आर क्रॉस पी में क्या मतलब होगा, सर हम मोमेंटम की डायरेक्शन बना लेंगे तो जिसके अबाउट पता करना है उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मोमेंटम की डायरेक्शन तो वही होती है जो पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन होती है, तो पार्टिकल राइट में जा रहा है तो सर मैं राइट की एक डायरेक्शन बना लूंगा। अच्छे से समझो, मैंने ग्रीन से क्या बनाया है, मैंने ग्रीन से पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन बना ली है। क्या बना लिया मैंने, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन बना ली है। अब सर ओ के अबाउट पता करना है तो ओ से इस ग्रीन लाइन का मैं डिस्टेंस पता कर लूंगा। आप बताएंगे कितना डिस्टेंस है इस ओ और ग्रीन लाइन के बीच का, बताओ कितना डिस्टेंस है, 4, वेरी गुड, क्योंकि 3,4 लिखा है मतलब वाई एक्सिस, फिर ये पूरा डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस कितना है 4 है। तो मोमेंटम तो कितना है 5 इंटू 10 50 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4, क्या आ गया 200।
आया समझ में? शॉर्टकट मेथड क्या थी इसकी कि अगर मुझे क्रॉस बी पता करना है तो मैं क्या करूंगा, बी का डायरेक्शन पता कर लूंगा ए से डायरेक्ट डिस्टेंस, या अगर मुझे टॉर्क पता करना है तो फोर्स की डायरेक्शन पता कर लेंगे ओ से डायरेक्ट डिस्टेंस। ऐसे अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करना है तो मोमेंटम की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, सर वेलोसिटी की डायरेक्शन बना लूंगा और जिसके अबाउट पता करना है उससे डायरेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है सभी को ये दोनों तरीके? पहला तरीका फॉर्मूले से क्या हमने मॉड है मॉड भी साइन थीटा, तो मॉड और मॉड भी साइन थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। ठीक है, अब क्लियर है तो मैं क्वेश्चन देता हूं, उसे ट्राई करेंगे सभी। मान लीजिए है ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पर्सन है, वो पॉइंट पर इस पर्सन से 3 मीटर के डिस्टेंस पर 20 मीटर की हाइट पर एक मास है 5 केजी का, कितने का मास है 5 केजी का, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। तो एक पर्सन है ओ पर, ओ से 3 मीटर के डिस्टेंस से 20 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया है। तो आपको पता करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास अबाउट ओ आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको ओ का मास का एंगुलर मोमेंटम पता करना है। कब पता करना है? 1 सेकंड के बाद। किसके अबाउट? ओ के अबाउट। एवरीवन राइट? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास 5 kg अबाउट ओ। दीजिए। हाँ सर। सेकेंड बताएं, किसी का भी आंसर आया हो? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास अबाउट ओ आफ्टर 1 सेकेंड। टाइप करके बता सकते हैं, माइक ओपन करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अंजलि कुशवाहा, फिर अलग नाम से है अभिलाषा श्रीवास्तव, आंसर 750। और किसी का आंसर सौभाग्य के अलावा? इसका तो 750 आ रहा है, बाकी भी ट्राई करें। तीन बच्चों ने आंसर दिए, तीनों ने अलग अलग 750, 150 और 1000। 300 भी आंसर, वाह वाह। 4 आंसर मिल गए हमें, 350, 750, 1000 और 300। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आपके क्वेश्चन को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ, आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। आर्या का, दीपराज का सी, देखो 4 स्क्रीन पे आंसर है, चारों अलग अलग है। 1600, 150। कोई बात नहीं, देखो इधर
तो आपके इस क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमें क्या पता करना है? एंगुलर मोमेंटम पता करना है। ठीक है भैया, किसका पता करना है? किसी मास का पता करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मास के मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। वो होता है m इंटू वी। तो मास तो दिया है हमें 5 kg क्वेश्चन में, और वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? याद करो, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बॉडी को तो ड्रॉप किया है, ठीक है, ड्रॉप किया है, तो उसकी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? कौन बताएगा? कौन सा फॉर्मूला लगा दें? 1 सेकंड बाद वेलोसिटी पता करना है तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो वेलोसिटी हो जाएगी, ड्रॉप किया तो इनिशियली 0, एक्सेलरेशन कितना होता है? नीचे -10, और कितने सेकंड के बाद में पूछा है? 1। तो आपको क्या सर उसकी वेलोसिटी होगी -10 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर? यहाँ पर माइनस बता रहा है डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड। तो आप कहेंगे 1 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, मतलब उसका मोमेंटम कितना हो गया? 5 इंटू 10 50। इसमें किसी को डाउट? 1 सेकंड के बाद, है ना, जब टाइम हो जाएगा 1 सेकंड, तो पार्टिकल का नीचे की तरफ मोमेंटम है 50। इतना आया सबको समझ में कि आफ्टर 1 सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम है 50, किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। अब हमें निकालना उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में मोमेंटम की जरूरत थी, जो हमने पता कर लिया है। अब मोमेंटम तो हमने पता कर लिया है, तो दो तरीके हैं, या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से करें या हम शॉर्टकट मेथड से करें। तो यहाँ शॉर्टकट मेथड ज्यादा अच्छी रहेगी। सर क्या है शॉर्टकट मेथड? शॉर्टकट मेथड का तरीका है कि हम क्या करें? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो मोमेंटम तो ऑलरेडी मिल गया 50। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करें? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मोमेंटम की डायरेक्शन और जिसके भी अबाउट पता करना है वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ठीक है, क्या है मोमेंटम की डायरेक्शन? मोमेंटम की डायरेक्शन तो ये रही सर, पार्टिकल नीचे गिर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बनाई मोमेंटम की डायरेक्शन? सर नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो गई उसके मोमेंटम की डायरेक्शन? उसके मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई है डाउनवर्ड। तो जो मैंने ब्लू से बनाया है ये बना दी है इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन डाउनवर्ड। हमें किसके अबाउट पता करना है? हमें ओ के अबाउट पता करना है। तो क्या है ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3। 15 into 3 कितना मिल गया? 150 इज द करेक्ट आंसर। जिनका 1000 आया था देखो क्या गलती करी, जिसका 300 आया था देखो क्या गलती करी, जिसका 600 आया था देखो क्या गलती करी। अब थोड़ा क्लियर हुआ क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, या कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट। तभी पार्टिकल का मोमेंटम निकालना होगा, फिर उस पार्टिकल के मोमेंटम की डायरेक्शन पता करनी होगी, और जिसके भी अबाउट पता करना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ उसका थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ तक याद आ रहा है, मैं कल या परसों आया था क्लास में तो आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था। ऐसा कुछ पार्टिकल था ओ, ऐसा कुछ डिस्टेंस दे रखा था 8, फिर ऐसा कुछ दे रखा था कि यहाँ से पार्टिकल चल रहा है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, कुछ भी ले लेता हूँ 5 मीटर पर सेकंड से। उसका मास नहीं दिया था, मास अभी ले लेता हूँ मैं 2 kg। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि 5 सेकंड के बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओ के अबाउट क्या होगी, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली चल रहा है तो 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड एंगुलर मोमेंटम of mass about O after 1 second and after 2 second। दो क्वेश्चन है, तो आपको इस मास का एंगुलर मोमेंटम पता करना है कि 1 सेकंड के बाद में क्या होगा और 2 सेकंड के बाद में क्या होगा। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन।
बताया अपने अपने आंसर माइक ओपन करके या मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या यहीं पर चैटिंग बॉक्स होता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ना, चैटिंग बॉक्स ही होता है। आया किसी का आंसर? एंगुलर मोमेंट ऑफ द मास अबाउट O आफ्टर 1 सेकेंड और आफ्टर 2 सेकेंड, दो आंसर देना है आपको। एटी एंड 80 दोनों बार 80 रहेगा, ऐसा एक आंसर मिला है। बाकी भी ट्राई करें। मैसेज मिला एक बच्चे का 80 एंड 160, बाकी भी ट्राई करें। अभी तक अभी 80 है, मैं का भी 80 है, 80 एंड 80। अधिकतर बच्चों का 80 आ रहा है, मुझे भी सही लग रहा है। देखिए अच्छे से। चलो एक सेकंड के बाद ये कहाँ चले जाएगा पार्टिकल? तो पार्टिकल थोड़ा आगे चले जाएगा, पर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड तो 5 ही रहेगी। तो 2 सेकंड के बाद भी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड 5 ही रहेगी। तो 1 सेकंड बाद उसका मोमेंटम कितना रहेगा सर? ये यहाँ आ जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा 5 इंटू 2 10। यहाँ भी आ जाएगा तो मोमेंटम रहेगा 5 इंटू 2 10। पर 1 सेकंड में ये 5 मीटर चल लेगा और 2 सेकंड में ये 10 मीटर चल लेगा। यहाँ तक तो स्थिति सबको क्लियर है कि 1 सेकंड के बाद में क्या होगा? 1 सेकंड के बाद में राइट डायरेक्शन में वो 5 की स्पीड रहेगी और उसका मोमेंटम कितना रहेगा? 10। और 2 सेकंड के बाद में भी उसकी स्पीड 5 ही रहेगी, मोमेंटम कितना रहेगा? नहीं, डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगा और मोमेंटम 10 ही रहेगा। ठीक है। अब फिर से देखो हमने क्या पढ़ा है। शॉर्टकट तरीका मोमेंटम निकालना है तो सर R क्रॉस P, या तो हम वेक्टर से कर लें या शॉर्टकट तरीका है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन है सर, वो डायरेक्शन बना लूंगा। देखो मैं ग्रीन से क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रीन से उस मोमेंटम की डायरेक्शन बना रहा हूँ क्योंकि वो इस लाइन में चल रहा है। O के अबाउट निकालना है तो सर O से उसका डिस्टेंस 8 है और आगे चला गया तो भी O से तो उसका डिस्टेंस कितना है? 8 ही है। तो जब तक वो सीधा जा रहा है तो उससे डिस्टेंस 80 है। इसका क्या मतलब? दोनों बार मोमेंटम भी 10 है, दोनों बार डिस्टेंस भी 8 है, तो सही आंसर है 80। पर एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी था, मुझे बताएंगे इस केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है या आउटवर्ड है? दो तरीके हैं, तो आर क्रॉस पी से बताओ या शॉर्टकट मेथड से बताओ। बताएं, इनवर्ड है मोमेंटम या आउटवर्ड है? सॉरी अंधेरा तो हुई है, अंधेरा हुई है, अंधेरा हुई को बताएं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड और आउटवर्ड दो तरीके से सिखा है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आउटवर्ड, आउटवर्ड, चलो चेक करते हैं। दो बच्चों ने लिखा है आउटवर्ड। मैं दोनों तरीके से चेक करके बताता हूँ आपको कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। चलो पहला तरीका है आर क्रॉस पी, है ना। पहला तरीका क्या है? आर क्रॉस पी। तो बनाएंगे आर की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन बना रहा हूं ये इससे बड़ी सी आर की डायरेक्शन। आर का मतलब क्या होता है?
O से लेकर के पार्टिकल को कनेक्ट कर दें। तो ये O से लेकर के पार्टिकल को मैंने कनेक्ट कर दिया। ये किसकी डायरेक्शन बना दी है मैंने? R की डायरेक्शन। क्लियर है किसकी डायरेक्शन है ये? R की डायरेक्शन। अब बनाता हूँ मोमेंटम की डायरेक्शन। मोमेंटम का मतलब कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसको भी बनाता हूँ मैं इसी से। इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो बना देता हूँ मैं P की डायरेक्शन। ये रही P की डायरेक्शन। सबको बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है R की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन। अब अपने राइट हैंड की उंगलियों को R से P की तरफ करो। राइट हैंड की उंगलियों को जब आप R से P की तरफ करोगे तो आप मुझे बताओ आपका थंब कहाँ जा रहा है? कॉपी या स्क्रीन के अंदर या कॉपी या स्क्रीन के बाहर? बता, इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है? आपका थंब 100% इनवर्ड ही जा रहा होगा। इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, है ना? डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। ठीक है शिवराज सिंह पवार, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है ना? आर क्रॉस पे एक सिंपल सा टॉप क्वेश्चन किया था कि आर क्रॉस पे की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी। अभी दूसरा तरीका भी सिखाया था, शॉर्टकट तरीका। क्या था शॉर्टकट तरीका? शॉर्टकट तरीका ये था हमारे पास में कि हम क्या मान लेंगे, जिसके भी अबाउट पता करना है वहां पर ऐसा मान लेंगे कि एक रॉड रखी हुई है, तो ये रही रॉड, और जहां भी पार्टिकल जा रहा है या जहां भी उसे फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे या जाने देंगे। तो अगर आप पेंसिल लो, पेंसिल को O पे फिक्स करो और यहाँ पे उसको फोर्स लगाओ, यहाँ से उसको मूव कराओ। देखो रॉड कैसी घूम रही है। रॉड एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी? आपके पास पेंसिल होगा, पेंसिल को रखो आप ऐसे और देखो कि वो क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज घूम रही होगी, 100% क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर आपने यहाँ O पे फिक्स कर दिया और उसे घुमाओगे तो थोड़ी देर के बाद में देखना आपकी पेंसिल ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी मतलब वो क्लॉकवाइज घूमेगी। तो क्लॉकवाइज घूमेगी तो अपने फिंगर को भी क्लॉकवाइज करो। देखो थंब कहाँ जा रहा है? थंब अंदर जा रहा होगा। ये दो तरीके समझ में आए आपको? दोनों तरीके क्लियर हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की? जब भी आपको टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार डायग्राम बना करके दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है 100 मीटर पर सेकंड से और 37 डिग्री के एंगल पर। ये है ग्राउंड, तो मैंने थ्रो कर दिया उसको 37 डिग्री के एंगल पर। फिर बच्चा बताएगा कैसा मोशन करेगा? बोले तो नहीं है, कैसा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल सही है। पर मैं एक बात बता देता हूँ, जो मॉर्निंग की क्लास चलती है, मॉर्निंग की क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो गया है। उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें स्टार्ट होगा, मोशन इन 2D। तो जो भी मोशन इन 2D को फिर से पढ़ना चाहता है, अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो मॉर्निंग क्लास अटेंड कर सकता है। और एक अच्छी बात है, जो बच्चे मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो जब तक मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो मॉर्निंग क्लास जनरली बच्चों के लिए होती है जो कि स्कूल जाते हैं, तो जल्दी स्कूल के चले जाते हैं। तो मैंने उनसे बात की है, तो जब तक मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं रात को ऑनलाइन क्लास ले लिया करूंगा उनकी। जनरली टाइम रहेगा, कल से याद रखना, 9 से 10 है, 9:30 से 10:30, 1 घंटा रोज। तो उनकी 1 घंटा रोज फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास रहती है। तो ऐसे जितने ही बच्चे हैं कि जिनका मोशन इन वन डायमेंशन के बाद में मोशन वन डायमेंशन हो चुका है, और उसमें मोशन इन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, फिर सर्कुलर मोशन होगा, फिर लॉ ऑफ मोशन होगा, फिर वर्क एनर्जी पावर होगा। तो जब तक अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो वो रात को लगा करेगी क्लास, करीब 9:30 से 10:30 या 9 से 10 ऐसा कुछ हम टाइम रखेंगे।
कल से, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे आपसे भी ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। आपका आंसर से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास अबाउट ओ। तो मतलब कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, जहां से थ्रो किया है वो का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास अबाउट ओ एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो आपको पता करना है उसका एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। तो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। किसके अबाउट पता करना है? ओ मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट पता करना है। ट्राई कीजिए। कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। सेवन 7200 देखते हैं कब जो इससे ट्राई करें। एक बच्चे का आंसर है 7200, बाकी भी ट्राई करो। चलो आपके क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। 36,000 भी आ रहा है शिवराज सिंह, 28,800 भी आ रहा है। तो 3 आंसर मिल गए हमें। व्हाट्सएप पे भी आंसर आया किसी का 36,000। आयुष पाटीदार हैज रेज्ड द हैंड। आयुष बताओ क्या प्रॉब्लम है?
तो क्या करना है हमें एंगुलर मोमेंटम पता करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, मास से 2 kg, वेलोसिटी कितनी है सर, वेलोसिटी तो नहीं मालूम। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, तो जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है वो जानते हैं कि सर हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही प्रेजेंट रहती है। तो वर्टिकल 0 होती है और हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं होती है, वो होती है u cos थीटा। u कितना है 100, कितने से थ्रो किया हमने 37 डिग्री से, तो cos 37, तो क्या होगा 100 इंटू cos 37, 100 इंटू cos 37 क्या होता है cos 37 4/5, 4/5, तो 5 से 100 कैंसिल, 20 इंटू 4 80। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 80, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर उसका मोमेंटम हो गया है 2 इंटू 80। 2 इंटू 80 कितना होगा 160। तो 2 इंटू 80 160। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो क्या एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट पता करना है सर, वो तो r इंटू पी होगा, तो मैं p तो जरूरत पड़ेगी। और p होता है मास इंटू वेलोसिटी। मतलब एंगुलर मोमेंटम पर अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम में आए, चाहे जेईई में आए, चाहे नीट में आए, तो वो कहीं ना कहीं आपको काइनेमेटिक्स से रिलेट करके ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी या तो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेट करेंगे, या प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट करेंगे, या सिंपल काइनेमेटिक्स से रिलेट करेंगे। तो चलो वेलोसिटी मिल गई, हमें वेलोसिटी मिल गई मतलब मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना मिला 160, और हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई। तो मैंने ग्रीन से क्या बना दिया है? ग्रीन से मैंने मोमेंटम की डायरेक्शन बना दी है। अब हमें P के अबाउट पता करना, O के अबाउट पता करना है, तो क्या है? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंटम तो है 160, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना होगा। तो उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला जानता है डिस्टेंस पता करने का? तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन जानते हैं वो जानते हैं कि सर ये तो होता है मैक्सिमम हाइट h, है ना? जो ग्रीन लाइन है उससे होगा डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो क्या है? ये है हमारे पास में मैक्सिमम हाइट। क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम बच्चे जानते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हाइट निकाल लेते हैं, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। u स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 37 कितना होगा? साइन 37 होता है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा? 9/25 अपॉन में 2 इंटू जी। जी कितना है 10, सिंप्लीफाई करके देखें कितना आता है। तो सिंप्लीफाई करने पर 10 से एक जीरो तो हो जाएगा कैंसिल, 25 1 जा, 25 4 जा, 100 भी कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा, ये भी कैंसिल। तो 9 इंटू 2 18 इंटू 10 180। तो ये हाइट आ गई मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 180। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई यहाँ पर? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g से 180। तो जो मैक्सिमम हाइट है वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा 160 इंटू 180। अब ये कैलकुलेट कर लिए, जो आएगा मेरे ख्याल से यही आंसर है। आया आंसर? अभी भी गलत बता रहे हैं। 45,000 ये क्या लिखा है? क्या होगा 160 इंटू 180?
28 पहले से ही बता रहे थे 800 है ना। आया समझ में क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट ओ। किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं किसी के भी अबाउट, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए मैंने। ये भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैं पूछूंगा कि बताओ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तो बताते आना चाहिए। कहीं आप देखना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा किसी किसी किताब में कि एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ऐसे याद मत करना फॉर्मूला कि सर एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, क्योंकि m इंटू भी तो मोमेंटम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। r में बच्चा क्या गलती करेगा, वो डायरेक्ट डिस्टेंस ले लेगा। डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं होता, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। mvr फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो जनरली ये वाला फॉर्मूला कब यूज कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से रेडियस अगर r है तो पूछेंगे कि बताओ ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इधर होती है, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देता है, इसलिए यहाँ पर mvr लिख देते हैं। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके सेंटर के अबाउट जरूर लिख देना mvr। तो बेसिक याद रखना एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है, और शॉर्टकट तरीका क्या, शॉर्टकट तरीका मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आ गया है 28,800 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या मुझे बताएंगे इस केस में डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड या आउटवर्ड? इस बार गलती मत करना, बताएं डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड, दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करके। एक हाथ से मिला इनवर्ड, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। इस केस में मैडम इनवर्ड या आउटवर्ड, दो तरीके आर की डायरेक्शन बना लेते हैं। आर मतलब ये रहा पॉइंट पी, ओके अबाउट पता करना है तो ये हो गया आर। पार्टिकल जा रहा राइट में डायरेक्शन जाए तो ये हो गया पी। आर क्रॉस पी उंगली कर लीजिए, आर से पी की तरफ अंदर ही जाएगी, क्लॉकवाइज ही जाएगी आर से पी की तरफ, इसका मतलब इनवर्ड। बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो क्लियर है छोटा सा टॉपिक सभी को, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ओ। इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको टेस्ट में, आपको करते आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बताओ जिसके बाद एनसीईआरटी है क्या, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम के बाद एनसीईआरटी देखता हूँ मोबाइल में। Sir, linear momentum of a system of particles. जीरो। किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगता था तो क्या कहते थे उसे, वो इक्विलिब्रियम है। पर कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे उसे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे उसे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्यों कहेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा, लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा। वो भी दो टाइप के थे, याद करो। कौन से दो टाइप के, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, इसे कहते थे हम इक्विलिब्रियम। अब रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम, तो सर रिजिड बॉडी के केस में क्या बात हो जाती है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है सर, वो तो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकती है, और अगर मैं किसी पॉइंट को फिक्स कर दूंगा तो वो प्योर रोटेशन भी कर सकती है। प्योर रोटेशन कब मिलेगा, जब उस पर टॉर्क लग रहा होगा। तो आप कहोगे अगर उसको टॉर्क नहीं लग रहा है, नेट टॉर्क जीरो है, तो उसे कहेंगे कैसी है बॉडी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कैसी ये बॉडी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में।
तो बॉडी पर अगर टॉर्क लगेगा तो सर जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उस डायरेक्शन में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहेगा, वो बॉडी प्योर रोटेशन करना चाहेगी। पर अगर बॉडी प्योर रोटेशन नहीं कर पा रही है, रोटेट नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे उसमें नेट टॉर्क भी जीरो है। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन किए थे। आप मुझे बताना याद है या नहीं है ना। ऐसी एक बॉल थी और ऐसे फ्लोर था, उसके ऊपर हमने ऐसी एक सीढ़ी रखी थी, लेडर, याद आ रहा था क्वेश्चन। फिर कहा था कि बताओ कितना एंगल हम रख दें मिनिमम ताकि ये स्लाइड ना हो। तो हम कह रहे थे स्लाइड नहीं होगी, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अगर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, इसका मतलब जो स्लाइड नहीं कर पाएगी। तो हमने 3 इक्वेशन बनाई थी और एंगल भी निकाल लिया था, है ना। एक बार म्यू निकालने का क्वेश्चन करवाया था। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो। इसका एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, चलो मैं करवाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मीटर रूलर है। क्या होता है मीटर रूलर? मतलब 1 मीटर की स्केल है आपके पास में, ठीक। ऐसा आपने छोटे छोटे गेम भी देखे होंगे आपके, अगर स्कूल में मैथ्स लैब होगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसमें क्या करते हैं, ऐसा एक मीटर रूलर लगा देते हैं। मीटर रूलर मतलब 1 मीटर का, यहाँ 0 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। अब मुझे बताओ अगर इस मीटर रूलर को मान लो इसका मास है 200 ग्राम, ठीक। अब इसमें कहीं 50 वाला पॉइंट होगा, उस 50 मीटर वाले पॉइंट पर अगर मैंने ऐसे रख दिया, मुझे बताओ बैलेंस होगा या नहीं होगा? बताओ राइट में झुक जाएगा, लेफ्ट में झुक जाएगा या बैलेंस रहेगा? तो 1 मीटर की स्केल है आपके पास में, बिल्कुल सही सौभाग्य। 1 मीटर की स्केल है आपके पास में, अगर आपने उसको ऐसा पायोवेट कर दिया तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर वो बैलेंस हो जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। क्या सेम रूलर को अगर मैंने मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर रख दिया, अब बताएं बैलेंस, मास वही है 200 ग्राम, अब बताएं बैलेंस होगा या नहीं होगा? लेफ्ट में नीचे गिरेगा या राइट में नीचे गिरेगा? राइट में वो नीचे गिरेगा, तब बैलेंस नहीं होगा। बिल्कुल सही आपका आंसर। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसे बैलेंस करूं, तो क्या करना होगा? तो मुझे बैलेंस करना है तो लेफ्ट में कोई मास हैंग करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ 0 पर मतलब इसके एंड पॉइंट पर मैं कितना मास हैंग कर दूं, है ना। इसके एंड पॉइंट पर मैं कितना मास हैंग कर दूं ताकि बैलेंस हो जाए। तो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आया समझ में? क्या है? तो आपके पास में एक मीटर रूलर है, मीटर रूलर को मैंने 30 सेंटीमीटर पे ऐसे पायोवेट कर दिया। अब आपको मालूम है कि वो राइट में नीचे गिरेगा, मैं चाहता हूँ राइट में नीचे ना गिरे, तो लेफ्ट के एंड पॉइंट पर 0 सेंटीमीटर में मैं कितना मास हैंग कर दूं ताकि वो नीचे ना गिरे। लिख लीजिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कंसेप्ट समझना। अब मैं चाहता हूं कि बैलेंस रहे, बैलेंस रहे इसका मतलब ये मोशन नहीं करे। वैसे इस केस में करें तो ये रॉड को अगर मान लीजिए एन मास नहीं हैंग करूंगा
तो वो राइट की तरफ गिरेगी, तो राइट की तरफ गिरेगी तो मुझे बताओ वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगी या प्योर रोटेशनल मोशन करेगी? तो आप कहोगे सर वो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करेगी, ये पॉइंट यहीं पर रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने हैंग नहीं किया इधर से लेफ्ट मार्च, तो थोड़ी देर के बाद में देखना रॉड ऐसी हो जाएगी, ग्रीन से बना रहा हूं मैं, थोड़ी देर के बाद में रॉड ऐसी हो जाएगी। मतलब रॉड क्या कर रही है सर, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। पर मैं चाहता हूं प्योर रोटेशनल मोशन नहीं करे, वो बैलेंस रहे। बैलेंस रहे इसका मतलब है कि सर उस पर नेट टॉर्क 0 लगना चाहिए। तो किसी बॉडी को आप चाहते हैं कि वो रोटेट ना करें, वो इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस है मतलब इक्विलिब्रियम में, तो उस पर नेट टॉर्क 0 लगना चाहिए। सर नेट टॉर्क 0 लगना चाहिए तो हम देखेंगे इस पे कौन कौन से टॉर्क लग रहे हैं। अच्छे से समझना इस पर कौन कौन से टॉर्क लग रहे हैं। तो टॉर्क तो हम जानते हैं होता है R क्रॉस F, और शॉर्टकट तरीका जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ अगर मैं बनाता हूं इस रूलर का फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्यों फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? तो तभी तो हमें फोर्स पता लगेगा। फोर्स को निकालना है तो क्या हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में क्यों रखना है? क्योंकि वो बैलेंस्ड है। कैसा मोशन कर रही है सर? वो तो रोटेशन मोशन कर रही है। तो बैलेंस है, रोटेशन मोशन कर रही है, इसका मतलब कि टॉर्क 0 लगना चाहिए। तभी तो नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा। तो नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा तो सर टॉर्क के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहे हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको अगर मुझे एफबीडी बनाना है, अगर मुझे एफबीडी बनाना है तो एक तो क्लियर दिख रहा है कि जो एम मास हैंग करने वाले हैं सर, ये एम मास इसे फोर्स लगाएगा। ये मास इसे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, कितना लगाएगा? mg। ठीक है सर, रूलर है हमारे पास में, ये रूलर का भी मास 200 ग्राम दे रखा है। 200 ग्राम दे रखा है मतलब केजी में कितना हो गया? 0.2 हो गया। तो सर ये 0.2 केजी के कारण भी रूलर को mg लगेगा। किधर लगेगा? नीचे लगेगा। तो नीचे तो लगेगा पर ये तो 100 सेंटीमीटर की स्केल है, 100 सेंटीमीटर का रूलर है। तो वो उस रूलर को तो पे कर दो कि 100 पे कर दो कि 30 पे कर दो? किस पॉइंट पे लगेगा? कहोगे सर पूरे रूलर को लगेगा उसके सेंटर ऑफ मास पर या उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और मैंने कहा था कि जो छोटी मोटी बॉडी होती है उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होता है। ऐसा सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है? रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता था? उसका मिड पॉइंट होता था, मतलब तभी 50 सेंटीमीटर पर लगेगा नीचे mg। mg मतलब 0.2 इंटू जी। वो रूलर उस ब्लॉक के कांटेक्ट में है तो उसे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा रॉड से दूर ऊपर की तरफ एन। तो इस रूलर को 3 फोर्स लग रहे हैं। खुद के मास के कारण 0.2 जी नीचे, एक जो मास हैंग कर रहे हैं उसके कारण mg नीचे, और जो पायोवेट पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम बैलेंस कर रहे हैं उस पर नॉर्मल रिएक्शन। तो सर नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। बाई चांस क्वेश्चन पूछता नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है तो आप कहते हैं सर ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, 0.2 जी नीचे। क्या फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई? ये रूलर को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब मूव नहीं करना चाहिए, तो नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0 से इक्विलिब्रियम में रखना है। इस पर 2 फोर्स के कारण 0.2 जी नीचे और जो पायोवेट पॉइंट है उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो पॉइंट को कंप्रेस कर रही होगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क निकालने के लिए क्या करें सर? टॉर्क तो निकलता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, टॉर्क सेम ही आएगा। तो मैं सबसे सिंपल पॉइंट लेता हूँ, आप सजेस्ट करें सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा ले लें? सबसे सिंपल पॉइंट ले लेते हैं पायोवेट
पॉइंट, उसका क्या फायदा होगा सर, मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालूंगा तो ये फायदा मिलेगा कि पेन के करंट टॉर्क जीरो हो जाएगा, उसका अपोजिट डिस्टेंस जीरो। ठीक है, अब तो बच्चे पॉइंट क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा मतलब अंदर की तरफ। चलो ये जो mg है आपका, ये mg के कारण टॉर्क पता कर लें तो सर mg की डायरेक्शन बना ली है, mg की डायरेक्शन बना ली है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 से लेकर 30 का डिस्टेंस 30 से 50 20 था तो कितना हो जाएगा mg इंटू 30, तो कितना मिल गया मैं mg इंटू 30। किधर घुमा रहा है सर ये, बाकी बच्चों को भी अभी देखो क्या वॉइस लेक कर रही है, बाकी बच्चों को भी ठीक आ रही है, नहीं आ रहा मतलब लेक कर रही है, देखता हूँ 56 आवाज आ रही है सभी को क्लियर अभी, आई एम ऑडिबल, यस मैसेज करके आई एम ऑडिबल, आ रही है आवाज ना, ठीक है। तो अगर वॉइस लेक करे या स्क्रीन दिखाई नहीं दे तो मुझे मैसेज कर देना ना, या तो माइक ओपन कर देना या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो देखो इससे दो टॉर्क लग रहे हैं, mg इंटू 30 लेफ्ट में उसको घुमाना चाहता है और 0.2g इंटू 20 इसको राइट में घुमाना चाहता है, तो दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल है ना अपोजिट, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देंगे तो g से g क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गई m की वैल्यू 0.2 इंटू 20 अपॉन 30, कितना हो गया 20 से 20 कैंसल, 2 इंटू 0.2 0.4 अपॉन 3, कितना आ गया मास 0.4 इंटू 3 किलोग्राम, 80 ग्राम तो नहीं आ रहा, 80 कैसे आ गया था आपका, आंसर आ रहा है 0.4 अपॉन 3 किलोग्राम, तो कितना मास है, अगर ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन 3 इंटू 1000, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, मतलब 400 अपॉन 3 में सर हमने उस पे नेट टॉर्क जीरो लग रहा था, तो जो राइट में टॉर्क लग रहा है जो लेफ्ट में टॉर्क लग रहा है दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और मास की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो बारीक अक्षर दिखी जाए, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, ट्राई करो। आपने सभी ने बीम बैलेंस देखा होगा, देखा जब मैंने तराजू हैंडल होता पकड़ने का, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, पर हमने ऐसे देखे होंगे मेरे ख्याल से, देखे आपने ऐसे वाले तराजू, कहीं वो सीमा दी फोन लगा, फोन है देखें यश अग्रवाल ने देखा, यश तो फिर लगाएगा वो चौहान ने देखा, ठीक है। तराजू में एक तरफ रखते हैं मास, इलेक्ट्रॉनिक आगे पर देखना कहीं कहीं अभी भी यूज होते हैं, बार बार काटे जा रहे हैं, 2 किलो का है 3 किलो का है, तो हम जब चेक करते हैं कि बिल्कुल बराबर है या नहीं है, साथ ना घर पर रद्दी वगैरह लेने आते तो उनके पास ये वाले तराजू रहते हैं, है ना, तो अब इधर उन्होंने 2 kg रख दिया है और इधर अपना मास रख दिया, पेपर रख दिए हैं, तो कैसे पता चलता है कि वाकई में 2 kg है या नहीं है, अगर थोड़ा इधर से नीचे जाता है इसका क्या मतलब
है ना, इधर से थोड़ा सा नीचे जाता है, इसका क्या मतलब है 2 kg ज्यादा है और ये कम, ये हल्का है तो ऊपर जाएगा। तो अगर इधर से फिर देखना इधर झुक जाता है तो फिर क्या करते हैं सर, तो ज्यादा हो गया मतलब 2 kg पर लाते हैं। इधर झुक रहा है मतलब सर ये 2 kg ज्यादा, इधर झुक रहा है मतलब ये ज्यादा हो गया। तो जब सेम लेवल पर लाते हैं और बराबर 2 kg हो गया है तो आप कैसे मान लेते हैं कि 2 kg है, क्या लॉजिक लगाते हैं? वॉइस इज नॉट क्लियर, एक मिनट, बैटरी शट डाउन हुई है इस कारण से। तो यहाँ जब हमारे पास में तराजू है, बीम बैलेंस है, तो दोनों तरफ जब बैलेंस हो जाता है, नाम ही उसका बीम बैलेंस, तो जब दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ इधर 2 kg रखा है तो ये भी 2 kg ही होगा। तो क्यों मान लेते हैं ऐसा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि सर जब बैलेंस हो गया है ना तो राइट में नीचे जा रहा है ना ही लेफ्ट में नीचे जा रहा है, इसका मतलब सर ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब कि टॉर्क बराबर होना चाहिए। और अगर टॉर्क बराबर होना चाहिए तो हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस, इसको मैं कहूंगा L1, सर ये डिस्टेंस जिसको कहूंगा L2, तो आपने तराजू में देखा ये L1 L2 बराबर रहता है कि कम ज्यादा होता है? तो आपने जितने भी तराजू देखे होंगे तो 99% केस में ये बिल्कुल बराबर रहता होगा। अब अगर ये बराबर रहता तो ध्यान से देखो कि जो ऊपर आपके पास में बीम बन गई है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में सर तराजू से तो नॉर्मल एक्शन ऊपर लगेगा, यहाँ नीचे M1G लगेगा, जो हमने सब्जियां रख दी रखी यहाँ पर M1G, तो 2 kg का मास रखा है तो उसके कारण सर M2G लगेगा, तो नीचे M1G लगेगा और नीचे M2। M1G क्या कहेगा, रेट में मूव करना चाहेगा सर, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। M2G इसको राइट में लगाएगा सर, क्लॉकवाइज घुमाना। अब क्या होगा सर, अगर ये बैलेंस हो गया मतलब दोनों के कारण टॉर्क बराबर है, तो क्या अपोजिट है, और इक्विलिब्रियम के लिए तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो दोनों के कारण टॉर्क बराबर, तो आप होगे कि M1G यहाँ से L1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये M1G सर L1 इंटू M2G। तो आप देखो L1 L2 तो बराबर है और GG बराबर है, इसलिए हम कहेंगे M1 बराबर M2। तो तराजू अगर बैलेंस हो गया, इसका कंडीशन है कि जो होना चाहिए, और जिसको मैं यहाँ है, अब मान लीजिए मैंने इधर रख दिया एक M1 मास और इधर रख दिया मैंने एक M2 मास और बिल्कुल बैलेंस है, तो मुझे बताओगे क्या M1 इक्वल्स टू M2 में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बताओ, M1 इक्वल्स टू M2 हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं अगर ये बैलेंस हो गया तो? नहीं सर, नहीं लिख सकते। तो बताओगे M1 बड़ा होगा कि M2 बड़ा है अगर बैलेंस है तो? M1 बड़ा है सर। अगर ये बैलेंस है, अगर ये बैलेंस बड़ा है, देखते हैं ये L1 और ये L2, सर कंसेप्ट तो वही है। इस M1 के कारण टॉर्क निकालेंगे तो M1 इंटू L1, L1 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब M1 ग्रेटर देन M2 है। मतलब सर ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अगर कोई तराजू आप ऐसा देखो इसके बिल्कुल सेंटर से पाइवट नहीं है, थोड़ा लेफ्ट या राइट से थोड़ा सा भी हो जाएगा तो आप देखना M1 M2 बराबर नहीं होंगे, M1 बड़ा होगा और M2 छोटा होगा। अगर उसने M1 में रख दिया 2 kg और आपकी रद्दी उसने तोल दी और कहा देखो बराबर हो गए, तो आपकी रद्दी बराबर 2 kg की नहीं है। तराजू को पकड़ने का तरीका भी देखना,
कि तराजू का जो ये पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसका हाथ केवल यहीं पर होना चाहिए। तो कई बार आप देखना वो हाथ से उंगली से भी बैलेंस कर देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू थोड़े से अब ज्यादा यूज होने लग गए। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, क्या क्वेश्चन। पहले बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, क्या होता है रूलर स्केल, क्या होता है बीम बैलेंस, किस पे काम करता है, ये सब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पे काम करते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी चीज बैलेंस है मतलब नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ऐसा तराजू है, अब मेरे पास में एम मास है, मुझे इसका एग्जैक्ट मास पता करना है, और मेरे पास में अलग अलग मास है M1, M2, M3, M4, अलग अलग वाट लगे हुए हैं। इसके थ्रू मुझे इसका M का एग्जैक्ट मास पता करना है। तो पहले आप दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, फिर बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो आप मुझे M का मास निकाल के बताना कि क्या तरीका मैं बता देता हूँ। तो एक बार मैंने इसको M1 से बैलेंस कर दिया ऐसे, ठीक। ये तो मालूम है कि सर M और M1 बराबर तो नहीं है, M भारी और M1 हल्का है। और दूसरी बार क्या करा मैंने, सेम तराजू में जो मास मुझे मेजर करना है उस मास M को मैंने इधर रख दिया। अब एक दूसरा मास मैंने M2 से बैलेंस कर दिया। तो अच्छे से समझना क्या क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। एक मेरे पास में बीम बैलेंस है, पर वो बीम बैलेंस थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, तो उस अनबैलेंस में मैंने M मास मुझे पता करना है। तो इस M को पहले मैंने लेफ्ट वाले में रख करके M1 से बैलेंस किया, फिर इस M को मैंने राइट में रख करके M2 से बैलेंस कर दिया। तो दो बार मैंने उसे बैलेंस किया। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप मुझे बताओगे M की वैल्यू क्या होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गिव मी द वैल्यू ऑफ M। एक बार M1 से बैलेंस है, एक बार M2 से बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बार 2 kg से बैलेंस हो गया, एक बार 3 kg से बैलेंस हो गया, तो उसका रियल मास कितना है। Everyone try this question, find M। एक अनबैलेंस बीम बैलेंस है हमारे पास में, हमें M पता करना है। एक बार हमने M1 के साथ में बैलेंस कर दिया, फिर उसको अपोजिट करके एक बार M2 के साथ बैलेंस कर दिया। तो आपको बताना है कि M कितना है, ठीक है। की बात सीखी कि अगर कोई इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। मान लेते हैं ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2। यहाँ भी मान लेते हैं ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2। ये बैलेंस है, मतलब इधर से टॉर्क और इधर से टॉर्क बराबर लगेगा। इधर से टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो नीचे लगेगा mg, तो आप कहोगे mg, और ये डिस्टेंस कितना है L1। सिमिलरली यहाँ पर नीचे फोर्स कितना लगेगा
m1g और लेंथ कितनी है l2। क्या पहले डायग्राम में समझ में आया क्या इक्वेशन बनाई मैंने? तो दोनों तरफ से टॉर्क बराबर रहेंगे तो mg l1 और इधर से m1g l2। सिमिलरली इधर नीचे m2g l1 और इधर m l2g। जी तो कैंसिल हो गए हैं, इधर भी जी कैंसिल है, तो दो इक्वेशन क्या मिली ध्यान से देखो। ये है m l1 बराबर m1 l2। इधर से क्या मिली m l2 बराबर m l2 क्या m2 l1। एक क्या मिली सेकंड इक्वेशन इधर से m2 l1 बराबर m l2। कितना समझ में आया सबको? बैलेंस है मतलब दोनों तरफ से टॉर्क बराबर रहेंगे, तो हमने दोनों के टॉर्क बराबर कर दिए, जी कैंसिल हो गया, दोनों इक्वेशन लिख दी। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते तो L1 से L1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, क्या बच गया m अपॉन m2 बराबर m1 अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 m2 मतलब m इज इक्वल्स टू अंडर रूट m1 m2। बिल्कुल सही आंसर है। दो बच्चों ने आंसर भी दी क्या था मुझे, बाकी बच्चे नोट कर लें। तो कंसेप्ट समझ में आया? इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी मतलब नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। इसलिए हमने बड़े आराम से सीखा था कि कैसे हम टॉर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में, हालांकि ये भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़े क्वेश्चन में फटाफट हम टॉर्क निकाल लेंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस कर लेना एक बार और अपना सारे नोट्स रिवाइज कर लेना क्या क्या पढ़ा है ना। तो आया छोटा सा टॉपिक समझ में, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो आपके जितने भी टेस्ट होंगे और WTS होगा, ध्यान रखना इस हफ्ते और अगले हफ्ते आपके रोटेशनल मोशन के ही होंगे, है ना। बैलेंस है तो दोनों तरफ से टॉर्क क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद करो, ये भी पाया था मैंने, क्या था सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ मास मतलब इधर ऐसा पॉइंट जिसके आसपास क्या हो, मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके आसपास वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी बॉडी का मास अगर एक पॉइंट पे मान लेंगे तो सेंटर ऑफ मास, किसी पॉइंट का वेट अगर एक पॉइंट पे मान लेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मास और वेट में क्या फर्क है बताओ, मास और वेट में क्या फर्क है? तो वेट होता है mg, मास होता है m। तो कहीं पर जो मास की वैल्यू है, दो पॉइंट देखें कि सर इनका मास m1 m2 बराबर है, तो क्या उनका वेट भी इक्वल होगा? तो आप कहेंगे सर m1g m2g भी इक्वल होना चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में जब तक हम ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो डे टू डे लाइफ में ग्रेविटी हर जगह सेम रहती है। और जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि सर अगर हम काफी हाइट पर जाते हैं, है ना, अर्थ सरफेस से काफी हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है, अर्थ के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है। पर डे टू डे लाइफ में हम ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं देखते कि जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी साइज बहुत ज्यादा है, तो हर पॉइंट पर ग्रेविटी सेम होती है। और हर पॉइंट पर अगर ग्रेविटी सेम होगी तो आप कहोगे सर उसका वेट भी बिल्कुल, जहाँ जहाँ मास सेम है वहाँ वहाँ वेट भी सेम होगा। तो फिर जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास वेयर होल मास कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ से आसपास मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वेयर होल वेट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, इसके आसपास वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे?
तो आप कहेंगे सर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए या पूरे ऐसे स्पेस में जहाँ ग्रेविटी सेम है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे, पर एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अर्थ से लेकर के मान लीजिए जो माउंट एवरेस्ट है, जो मान लीजिए 15-20 माउंट एवरेस्ट एक के ऊपर एक रख देंगे, तो उस केस में कहेंगे कि सर हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी और नीचे नीचे ग्रेविटी ज्यादा रहेगी। तो हम कहेंगे कि जो उनका मिड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास उससे थोड़ा नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि नीचे ग्रेविटी ज्यादा है और ऊपर ग्रेविटी कम है। पर इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो सभी में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। क्लियर है टॉपिक है? पहले भी मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। ये भी हम पढ़ चुके थे, जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज किया है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे लगता है हमने 2 से 3 लेक्चर 5 से 6 घंटे पढ़ चुके हैं। इसके बारे में तो किसी को कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो क्लास में डिस्कस भी किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिक फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। कुछ स्टैंडर्ड केस भी याद करो, कल मैंने रिवाइज करवाए थे आपको। रॉड के मिड पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ml स्क्वायर बाई 12। एंड पॉइंट का कितना था? ml स्क्वायर बाई 3। ना रिंग का कितना था? mr स्क्वायर। एक हॉलो सिलेंडर का कितना था? एक्सिस पे बनाते जा रहा हूं मैं। कितना था हॉलो सिलेंडर का भी? mr स्क्वायर। डिस्क का याद करो कितना था? इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर का कितना था? सेम एक्सिस पर ही mr स्क्वायर बाई 2। हॉलो स्फीयर का कितना था? डायमीटर के अबाउट 2/3 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का कितना था? डायमीटर के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर। मैंने स्टैंडर्ड लिख भी है, बाकी जो नॉन स्टैंडर्ड थे उसके लिए हमने 2 थ्योरम भी पढ़ी थी, याद करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की केमिकल प्रॉब्लम भी की थी। ये वाला टॉपिक तो हमने अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि सबका काम पढ़ने वाला है रोटेशनल मोशन। कौन सी थ्योरम थी? एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में? पैरेलल एक्सिस के अबाउट आई कैसे निकालते थे? क्या था फॉर्मूला? आई स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। m क्या होता था? टोटल मास। और h क्या होता था? एक्सिस और सेंटर ऑफ मास एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ी थी। क्या थी परपेंडिकुलर एक्सिस? I1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। कल परसों क्लास में अपन इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी किए थे कि 2 एक्सिस I1 I2 अगर प्लेन नहीं है तो उनके थर्ड परपेंडिकुलर प्लेन के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसका बहुत अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा। और क्या नेक्स्ट टॉपिक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। तो इसके लिए याद करो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था।
याद है एक चार्ट, वो चार्ट आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है कि डिफरेंस बिटवीन लीनियर मतलब ट्रांसलेटरी मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन। पाछी वही दर्द है कुर्सी पहुंच जाए इसके सभी क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं। जितना जितना आपने लीनियर मोशन पढ़ा है उतना उतना ही आपने ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन भी करेंगे। याद करो यहाँ पे क्या होता था, मास एन, यहाँ कौन होता था उसके बदले में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। याद आ रहा है टेबल, लिखा है सभी के पास, फिर से बनाने की जरूरत तो नहीं है। चेक करो, नोट्स अपने ओपन करो, ये वाला टेबल है सभी के पास में। यस सर। फटाफट उसमें रिवाइज कर लो। तो ये टेबल से आपके लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कल अपन क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे और देख लेता हूँ क्या तक पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशनल अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मैंने बता दिया। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तब एनसीईआरटी के हिसाब से आखिरी टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका रोटेशनल मोशन खत्म हो गया है, पर अभी मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुआ। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ। हालांकि वो टॉपिक बता दिया था मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन बताएगा क्या था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? मत करे बेटा, मत करे। When external torque is not applied on the body, तो torque is equals to क्या था? टेबल में देखो लिखा होगा dl by dt। तो when no external torque applied on the body, तो क्या कहेंगे? L remain constant। L constant मतलब L initial is equals to L final। This is known as law of conservation of angular momentum। लिख लीजिए। So when no external torque act on a body, when no external torque act on a body, then its momentum remain constant। तो टेबल में हमने ये भी लिखा हुआ है। तो जब भी आपके नेक्स्ट क्लास होगी, टाइम टेबल मैंने आपको नेक्स्ट 3 दिन का तो भेज दिया है। तो आप सबका ही फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है कि आपके मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन के, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन के, आपका जो बीटीएस होगा, डब्ल्यूटीएस होगा, उसके जितने भी क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन के, वो आप डाउट लेकर के आएंगे, अपन उसको सॉल्व करेंगे। और अपनी तरफ से और मैं आपको अलग अलग केस बताऊंगा क्या होता है एक्चुअल में रोटेशनल मोशन। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये मैंने कंप्लीट कर दिया। एटलीस्ट आप एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अभी 5 मिनट है क्लास खत्म होने में। किसी के अगर कुछ डाउट हो जो पेपर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।